Glad to have you back once again to our special transmission। और जो हम थोड़ी देर के लिए गए, गेम का कुछ नक्शा ही बदल गया है और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से। और शाहिद भाई, सिचुएशन बताइएगा। 2 चौके इस ओवर में लग गए। जाहिर है वही जो मुश्किल डिसीजन था कि 18वां ओवर किससे करवाया जाए। फिटनेस भी खराब हो गई नसीम शाह की, वो बार बार अपनी काफ पकड़ रहे थे, अपनी क्रैम्प उनको आ रहे थे, तो वो ओवर बड़ा क्रूशियल था। चौथी गेंद पे उन्होंने जडेजा को आउट भी कर दिया था और उन्होंने जो रिव्यू लिया, पिच आउटसाइड द लेग स्टंप थी, जिसकी वजह से जडेजा बच भी गए और अगली गेंद पे उन्होंने छक्का मार दिया। इस ओवर में 2 चौके लग गए हारिस रऊफ को। एक चौका फील्डर की गलती से हुआ, अगर वो पुश करते बॉल को तो शायद 2 रन बनते। लेकिन ये सारी चीजें जाहिर है क्रिकेट में होती हैं और इंडिया का हम जिस तरह पहले भी कहते रहे कि बड़ी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। अभी इसके बाद भी उनके पास दिनेश कार्तिक पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट बॉल है इस ओवर की। हारिस रऊफ ने अब तक 31 रन डॉट बॉल जाना चाहिए और ये लास्ट बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बाउंड्री का चौका लग गया, चौका लग गया है। तो बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं, बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं। विद इन स्टंप बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए उसकी वजह है ना नजीब, उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने हिट करने जाना है। अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे, वो क्रॉस मार रहे हैं, उसमें बोल्ड होने के ज्यादा चांसेस है। वो सीधी शॉट नहीं खेल रहे, वो क्रॉस मारने जा रहे हैं, आप उनको बॉल पीछे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चौके लग रहे हैं। मेरे ख्याल में बैड बॉलिंग है। आपने देखा इससे जब पिछली बॉल पे चौका लगा और बाबर आजम ने सर भी लाया कि तनवीर ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है कि यॉर्क नहीं लगती हमारे बॉलर से और इस टाइम में तो डेफिनेटली यॉर्क। देखिए मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह ने जो की अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलिंग जो है वो मुझे इतनी इंप्रेसिव लगी नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि शॉन टेट की वजह से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई या जो हमारे जो बॉलिंग कोच पाकिस्तान से स्पेशली गए उमर रशीद, उनकी वजह से ये बॉलिंग बाकी अदर फास्ट बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। नहीं, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ने खूब मुकाबला किया है। 147 पे आप क्या एक्सपेक्ट नहीं, मेरी बात सुने ना। नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की और उसके अलावा कौन से फास्ट बॉलर ने बॉलिंग? धानी ने भी 4 ओवर में 29 रन दिए हैं। और हारिस रऊफ तो इस पे तो शोएब बात करेंगे। शोएब बड़े ट्विटर पे इन पे लिखते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा रन देते हैं, बहुत रन देते हैं, लेकिन लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। क्या शोएब? मैं तो कुछ भी नहीं करता, एक तस्वीर लगाता हूँ ऊपर रन मशीन लिख देता हूँ। पता नहीं लोगों को क्यों बुरा लगता है। वो एक्स्ट्रा रन ये ज्यादा देते हैं, रन ये ज्यादा देते हैं, विकेट ले लेते हैं। 5 मैचों के बाद 6 मैचों के बाद 2-3 विकेट इनकी आ जाती है। लेकिन वैसे आप देखें 60, 65, 55, 50 ये इनकी रूटीन है। मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे क्योंकि फाइनल ओवर है। मैच बहुत अच्छा हुआ, अब देखना है इस ओवर में क्या होता है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए। नवाज बॉलिंग करा रहे हैं और नवाज बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे हैं। 3 पे 6 चाहिए। पांड्या बहुत रिलैक्स हैं और ऐसा उन्होंने अभी सिग्नल दिया है कि इट्स ऑल अंडर कंट्रोल। इस मैच को अगर आप पहली इनिंग के बाद देखते, पाकिस्तान की इनिंग के बाद देखते, तो आपको लगता है कि इस मैच में कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स अ नेल बाइटर। इतने कम स्कोर पे भी इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ है और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की है। ऑल्दो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड टाइप में इंजर्ड हो गए। डेब्यू कराया अपने यंग लड़के को, छक्का पड़ गया है और मैच फिनिश हो गया है। इंडिया के लिए अगले मैचों के लिए भी जाहिर है कि उनको अब लंबे रन्स करने पड़ेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं वो कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस नहीं कुछ लोगों को, मगर उन्होंने वो करके दिखाया है जो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त। इसको हम किसी तरह ये नहीं कह सकते कि हमने खराब क्रिकेट खेली है। तनवीर, कैसा इस मैच को आपने एट द एंड आप एनालाइज करेंगे तो कैसा करेंगे? देखें, शाहीन के ना होने से और वसीम के ना होने से जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की है, सिवाय आई थिंक हारिस रऊफ के अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और ये जो मुकाबला है ये सिर्फ मैं समझता हूँ धानी के जो 16 रन थे उसकी वजह से इतना आगे तक चला गया, वरना 128 रन इतने ज़्यादा प्रेशर ना होता
पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर, तो बॉलिंग हमारी नहीं थी, उसके अलावा अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि जो आज जिस तरीके से पिच खेली है, क्योंकि ये टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है दोनों, और दोनों ने इस पिच के ऊपर स्ट्रगल किया है, तो अब दोनों को ये समझ आ गई है, और जो दूसरी टीमें भी हैं, कि ये जो पिच चल रही है, ये पिच जो है फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट कर रही है और प्लस स्पिनर्स को भी सपोर्ट कर रही है। अब नेक्स्ट टाइम जब खेलेंगे तो कैसा होगा। और दूसरी बात ये कि आई थिंक ये सेम पिच पे ये मैच हुआ है जो लास्ट पिच पे पहला मैच जो खेला गया था। अब देखना ये कि जो नेक्स्ट पिच जो होगी, रेडी होगी, उस पे जो मैच खेला जाएगा, क्या वो पिच भी उसी तरीके से बिहेव करेगी, इसी तरह फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगी, इसी तरह स्पिनर्स को सपोर्ट मिलेगी, बैट पे बॉल आ नहीं रहा इतने अच्छे तरीके से, लो भी रह रहा है, मुश्किल तो है, आप अनइवन रह रहा है, रुक के भी आ रहा है इस पिच के ऊपर जो बॉल है, तो मुश्किल तो मेरे ख्याल में बहुत है। लेकिन ये है कि जीता तो इंडिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच पाकिस्तान भी जीता है, क्योंकि वन साइडेड मैच नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से एफर्ट की है, और स्पेशली मैं नसीम की बात करता हूँ, जिस तरीके से उनको क्रैम्प पड़ रहे थे, और ये आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना कर दें, क्योंकि उनको हर मैच में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके ऊपर काम करें जरा कि इसको बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि वही अब हमारे पास एक बॉलर वही रह गया, दो तो अनफिट हो गए, अगर तीसरा भी अनफिट हो गया तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये किस्मत कहीं मीर हमजा की किस्मत में ना लिखा हो वहां पे पहुंचना। अगर इसको भी प्रॉब्लम होगी फिर तो मीर हमजा लगता जाएगा ही। हाँ, ठीक है। शोएब, मैच के बारे में भी आपसे पूछूंगा, पहले मैं एक्स्ट्रास की बात कर रहा था। जब यू हैव अ स्मॉल टोटल ऑफ 147, फिर उसमें 9 वाइडें और 5 लेग बाय, चलो लेग बाय तो फिर आपके हाथ में नहीं होता, बट एक्स्ट्रास पे थोड़ा कंट्रोल हमें करना होगा। नजीब, इसको मैं 2 चीजों को मिक्स करके आपको जवाब दूंगा। पहले हम बैटिंग की बात कर लेते हैं। वहां पे 44 डॉट बॉलों का मतलब हुआ कि आपने 7.2 ओवर बैटिंग जाया की है। सही है ना, वो आपने जाया किए। आपने जितने रन बनाए वहां बनाए। अब कोई ये ना कहे कि इंडिया ने भी किया है, इंडिया तो ज़ाहिर टारगेट था, वो उस हिसाब से उसको लेके चल रहे थे। अब आ जाए आप बॉलिंग में आपने 1.5 ओवर ज्यादा करवाया है। अगर आपने, अब आई डोंट नो, शायद 2 बॉलर जो है बॉलिंग कोच लग गए हैं, तो शायद इस वजह से ये काम हो रहा है कि ना उसकी मानी जा रही है ना उसकी मानी जा रही है, मामला जो है ना इस तरीके से चल रहा है। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कॉस्ट कर रहा है। और मैं साथ दुआ की अपील करूंगा कि दुआ करें कि रिजवान जो है, आप देखें जब पीछे उससे एक बॉल मिस हुआ था, जब वो लेने गया बाद में लिम्प करते हुए आ रहे थे। इसी तरीके से हारिस रऊफ को देखें, वो भी उस रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। मेरे नजदीक नसीम से ओवर नहीं करवाना चाहिए था, जब इस हद तक सिचुएशन उसकी खराब हो रही थी कि वो हर बॉल के बाद जो है वो गिर रहा था, तो उससे ओवर नहीं कराना चाहिए था। अब अगर रिजवान खुदा ना खास्ता क्रैम्प्स पड़ गए उनको, और कोई ऐसा मामला हो गया कि उनको टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा या तो 1-2 मैचों से बाहर होना पड़ा, तो इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल ही फारिग है। आज के मैच में बाबर के बाद रिजवान का सबसे बड़ा स्कोर है। वहां शाहीन गया, उधर खुदा ना खास्ता रिजवान चला गया, इधर खुदा ना खास्ता नसीम चला गया, और हारिस भी नजर ही आ रहा है कि किस तरह की फिटनेस है। फिर आप कहां पर खड़े हैं? शाहिद साहब, वही सवाल आपसे दोबारा करूंगा, नसीम से वो ओवर कराना ठीक था? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो इंजर्ड हो गए और वो आगे के मैचेस के लिए अवेलेबल ना हुए, तो ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। और एक और सवाल साथ में है कि अगर वो इंजर्ड हो गए तो फिर वो भी वहीं रहेंगे बाकी 2 इंजर्ड प्लेयर्स के साथ। जाहिर है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो रिहैब सेंटर है उसमें तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला ही लगा देना चाहिए। ताला लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो यहीं रहेंगे। जहाँ तक आपने नसीम की बात की, बड़ा गैम्बल था उस वक्त। बाबर ने बहुत सोचा, रिजवान, शादाब तीनों ने मशवरा किया क्या करना चाहिए 18वां ओवर करवाएं, नसीम से 19वां ओवर करवाएं। उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, और अगर वहां पर वो चौथी गेंद पर आउट हो जाते जडेजा, तो सब कह रहे होते कि नसीम शाह से 18वां ओवर बिल्कुल दुरुस्त करवाया था। तो हाइंडसाइट हमारे पास होती है, हम पीछे जाके सोच सकते हैं, लेकिन अगर चौथी गेंद पे जडेजा आउट हो जाता तो वो 18वें ओवर का फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होता। नहीं शाहिद भाई, मैं आपकी बात से जो है वो डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन बात विकेट की नहीं है, बात एक बॉलर को बचाने की है। अगर एक बॉलर इंजरी के साथ उस पर आपने इतना जोर लगा दिया कि वो पूरी 18वां ओवर जब उसने शुरू किया था उस वक्त उसको इंजरी नहीं थी। नहीं शाहिद भाई, उससे पहले से वो करवा रहा था, स्ट्रेचिंग करवा रहा था, सारी चीजें कर रहा था, थोड़ा बहुत किया था। ये सब चीजें ये सब बॉलर्स को होती हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच था, जाहिर है आपको कोशिश तो अपनी पूरी करनी थी। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइएगा, वेदर की वजह से भी ये ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, गर्मी ज्यादा है, ड्रेन आउट हो रहे हैं, क्या ये वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी, ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तौसीफ भाई, क्या कहेंगे, इस मौसम में परेशानी इस तरह की आगे भी देखने को मिलेगी और टीमों के साथ भी होगा?
सबके साथ है ये तो। और ये जो चीज़ हुई है देखिए, वो अलग बात है कि गर्मी और ये सब कुछ, एक मैच का भी बड़ा प्रेशर होता है, और ये प्रेशर मेरा ख्याल है ये मैच का ज़्यादा प्रेशर था। उसको क्रैम्प आए, वो ठीक हो जाएगा, आई थिंक 3-4 दिन का गैप है उसमें, वो ठीक हो जाएगा। बट बात वही है कि क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा किसी ना किसी को कि भाई जो है वो इतनी अच्छी बॉलिंग की है। तो हो सकता है हमारे पाकिस्तान से एक कोच वहाँ गए हैं, कोई ऐसा उन्होंने फूका कि इतनी जबरदस्त की बात कर रहे हैं उमर रशीद की बात नहीं, वो उन्होंने नजीब को जाते हुए सबकी भी दी है। बहरहाल नजीब, ये उमर रशीद की तारीफ कर रहे हैं आप, या आप तनवीर को कुछ कहने पे ये उमर रशीद की तारीफ के साथ साथ मुझे गर्म कर रहे हैं। पंजाबी की मिसाल है, कहना तीनू सुनाना नू नू, कहना बहू को सुनाना। ये साथ साथ में मुझे गर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से पिच चल रही थी, मेरे ख्याल में उमर रशीद की जगह अगर कोई भी होता है आगे इसी तरह की बॉलिंग होती थी। नहीं, अगर बॉलिंग खराब कराते तो क्या आप उमर रशीद को नहीं, मैं तो उमर रशीद के खिलाफ नहीं बोलते। नहीं, मैं तो उमर बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं तो क्रेडिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सर, मैं तो सुबह से लेकर रात तक उमर रशीद को उमर रशीद को क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि वो एनसीए में खिलाता है, तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ उनको पाकिस्तान टीम में। लेकिन ये बात है कि आज का जो मैच हुआ है, हम जितनी भी तारीफ करें कम है, मायूसी नहीं हुई, आप हार गए हैं, उसके बावजूद देखिए दिल बर्दाश्त नहीं है। आप गलतियां जरूर पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि यार क्या हार गए हम। अब लड़कर हुआ मैच लड़ा, सब कुछ हुआ, फिर उसमें सिंपैथीज आ गई नसीम वाले केस में, ठीक है ना। फिर जिस तरीके से शानवाल धानी, जिसको अमूमन नजरअंदाज किया था, उसको जैसे भी बॉलें आई उसने छक्के मार दिए। अब उसकी वो जो एक एंटरटेनिंग वाला मामला आ गया, तो आज का फुल पैकेज हम कह सकते हैं, क्रिकेट का जो फुल पैकेज होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने करके दिखाया। छोटा धानी के हाथ से केक और बिस्किट और मिठाइयां ली और बैट और बॉल दिया, तो उसने करके दिखाया, क्योंकि उसने कहा कि केक के साथ साथ बैट से भी कुछ करने के लिए नहीं है जी। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, ये हाथ जुड़े हुए हैं, उसको बैट्समैन ना बनाना, उसको बॉलर रहने देना। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान है, यहाँ ये हो ही नहीं सकता। अभी से उसका नंबर डिसाइड हो रहा होगा। अब डिसाइड हो रहा है आसिफ अली है इफ्तिखार की जगह, किसकी जगह भेजा है? जी शाहिद भाई, हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए अभी जरा सी परेशानी तो है। देखिए, हर बार नहीं होगा कि 147 पे आप इतने करीब लेके जाए। लेकिन इससे पहले नजीब, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, शाहिद भाई इसमें ऐड करें। शाहिद भाई को आपने बता तो दिया ना कि 172 173 से अब 266 वाला आ गया हमारे पास। हाँ, शाहिद भाई की लाइन इस वक्त ड्रॉप हो गई, उनको दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी टाइम से मैं शाहिद भाई का दिल नहीं कर रहा, जबरदस्ती मिला रहे लाइन वो लाइन कट रही है बार बार। और इसके अलावा ये होता है कि मैच के बाद कैप्टन ने बात करनी होती है, तो वहां जो दुबई का मीडिया बॉक्स है वो ऊपर है, और जो उनका रूम है, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नीचे है, तो इसमें भी जरा मामला होते हैं। इसमें भी मामला होते हैं, और वो और प्रोफेशनल के लिए भी वहां गए हुए हैं, उन्होंने वो सब भी कवर करना है। ये सही कह रहे हैं। और हमको वहां से ये चीजें भी अपडेट देंगे, अभी देंगे, थोड़ी देर में देंगे। लेकिन रिजवान की आपको अपडेट चाहिए अभी, कप्तान जब आएगा या जो भी सही बात आएगा, नसीम की बताएगा आगे। अगर आप लोग सुने बात को तो सही बात ही है। पहले क्या कर रहे हैं? सही बात है भाई, मैं आपको बताऊं भाई, अब दोपहर को 1 बजे से क्या कर रहे हैं? इंडिया के सर पे से गुजर गई, सुन तो रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही असल बात ये है कि इंडिया के सर पे से गुजर गई है। ये बड़ी जबरदस्त बात की है आपने कि जीत के भी उनको वो मजा नहीं आया है। वो अभी इस वक्त कह रहे हैं कि हम बच गए, कंफ्यूजन होगी इस वक्त, उनका वो जिस कोई भी नहीं चला, वो कहते हैं ना कन्नों से रह गई, वो कन्नों वाला। अच्छा, वो जिस तरीके से जीते ना, आपने देखा उनका अपने भी आपस में हाथ मिलाने का दिल नहीं कर रहा था कि हम बड़ी मुश्किल से जीते। एक टेक्निकल पॉइंट और है नजीब जी, स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान को 16वें ओवर के बाद एक इजाफी फील्डर जो है वो दायरे में रखना पड़ा। तो आपका बाहर जो खुला सर्कल था, वहां मतलब सर्कल के बाहर वहां भी आपका एक फील्डर कम था। ये भी आपको जो है ना, स्लो एनालिस्ट क्या कर रहे हैं वहां पे? नहीं, वो तो देखें आप, स्लो ओवर रेट तो होगा ना, कभी कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई लिम्प कर रहा है, कभी कोई लिम्प कर रहा है, उसमें इतनी देर लगी है, तो जाहिर है वो टाइम तो काउंट होता है। टाइम तो काउंट होगा। कोचिंग स्टाफ सिस्टम से उमर रशीद की तरफ देख रहा, तुम भी आ गए, तो वो उधर ही ध्यान है बस। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी बातें घूम फिर के उमर रशीद पे क्यों आ रही है। यार बड़ा नाम है यार पाकिस्तान क्रिकेट का, तभी तो है। थोड़े अरसे के बाद शाहिद असलम की तरह उससे भी लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। अब शायद अगर कोई जिक्र ही नहीं करता। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा सम अप करें ना, तो सिर्फ ये बात जरूर हर चीज़ से हटके कि एक मुकाबला था, वो डिफ़िकल्ट मुकाबला था। सच्ची बात देखी जाए तो इंडिया जो है वो फेवरेट था, जीता ज़रूर है अपनी जगह, मगर वैसे नहीं जीता जिस तरह की उनकी जिस तरह हम जीते नजर आई थी। लेकिन नजीब एक मिनट सुनो ना, नजीब एक मिनट सुनो। देखें, हम लास्ट मैच में
और इस मैच की वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद पूरा टूर्नामेंट में ऐसे ही बॉलर्स करेंगे। हाँ, ठीक है, देखिए ये 2 मैचेस जो है सेम पिच पे हुए हैं। अब देखना ये है कि मैंने जैसा पहले बात किया, अगली पिच कैसे बनती है। अगर अगली पिच ऐसे बनती है कि फास्ट बॉलर्स को शुरू में हेल्प मिली उसके बाद रन ही रन है, तो इसका मतलब ये है कि ये पिच बन गई। शारजा में जाएगी, शारजा में फट्टा विकेट, ठीक है ना। ये लेकिन अब तक ये मैं दोनों से, आप तीनों से ये जानना चाहूंगा कि अब तक जो दोनों मैचेस हुए हैं एक्साइटिंग, मजेदार, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। चले हम तो कर रहे थे एक्सपेक्ट कि अफगानिस्तान जीत सकता है, लेकिन शोएब और तनवीर तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वन साइड इनका ये बात करने का मतलब पता क्या था? सुबह से लेकर अभी तक इनकी हमने तारीफ नहीं की, इन्होंने ये सवाल डाल दिया कि मेरी तो कोई तारीफ करे यार, बस कर दे नजीब। ये बात नहीं है, बात ये मतलब कल के मैच की बात कल नहीं हुई तो आपने नजीब सॉरी कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान इस कल तरह का से मैच तो जीतेगा। बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया ना। मैं आपसे एक कमेंट जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इस पे बहुत ज्यादा खुल के बोलते हैं जब हम ऑफ कैमरा होते हैं। रिमेंबर द नेम, इस पे क्या कहेंगे आप? रिमेंबर द नेम तो खुद वो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देख के अपना नाम भूल गए थे। तो वो प्रॉब्लम ये है कि बता दें लोग, अगर लोगों को रिकॉल नहीं हो रहा तो हम आसिफ अली की बात कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये आपका बहुत बड़ा मसला है, आपका मिडिल ऑर्डर आप रिलाय नहीं कर सकते। तौसीफ भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी पे आपसे नहीं पता नहीं कितने टूर से हमने जब से कोशिश आसिफ ही आया नहीं की, उस पर बात ही नहीं की हमने, सवालात हो रही है। नहीं, सिर्फ हम लोग बात करते रहे। इट्स नॉट ओनली आसिफ अली, इट्स खुशदिल शाह, आपका इफ्तिखार, किसी का भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं। इफ्तिखार आज अच्छा खेल तो रहा था। फिर मैं बात करूंगा कि इस टीम में शोएब की जगह बनती थी, तो फिर कोई जवाब देगा। अच्छा हम सब खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए क्योंकि इस टीम में तो फिर जावेद मियांदाद की भी जगह बनती है। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन ना ये लेकिन नहीं देखिए शोएब मलिक की टीम जगह में बनती है, वहीं गया वहीं से नीचे ले आए उनको। लेकिन नजीब यहाँ एक बात है, वैसे रिजवान को क्रैम्प्स पड़े हैं, अल्लाह करे कि वो दस्तयाब हो गए मैचेस के लिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो दस्तयाब नहीं हुए तो फिर क्या चेयरमैन के चहीते मोहम्मद हारिस जाएंगे या फिर सरफराज अहमद को बुलाया जाएगा? ये एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि वो खेलेंगे मैच, वो खेलेंगे मैच। अच्छा आप ये बात तो जब ये क्रैम्प पड़ा, वो गिरे, मतलब लेट गए वो, तो उस टाइम तौसीफ भाई आप क्या कह रहे थे? आप तौसीफ भाई आप जो कुछ कह रहे थे, वो जो ऑफर हमसे बात कर रहे थे कि क्या नाम लिया, तो नहीं मैंने आगे पूछा, नहीं मैंने इनसे पूछा तौसीफ भाई ये क्या हुआ, कैसे एकदम कीपिंग पे आ गया? तौसीफ भाई क्या कहा था आपने? आप ही बता दो जो मैंने कहा था, मैं क्या तौसीफ भाई ने सबने एक जबान हो के बोला सरफराज सरफराज सरफराज। ये फिटनेस बहाल हो गई। मुझे ये लग रहा है ये जो आखिरी टाइम हमारा भी चल रहा है ना, बहुत अच्छा। नहीं ये हमारे चेहरों पे जो मुस्कुराहट है अच्छे गेम की वजह से, ये अच्छे गेम की वजह से। देखिए ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जिसके तहत हम भी यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जीता है बट पाकिस्तान हारा नहीं। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान नजीब पाकिस्तान इंडिया से हारा है। बाबर आ गया, ज्यादातर ये होता है कि हम बाबर आ गए, बाबर की सुन लेते हैं, फिर तनवीर भाई की तरफ आए। उनकी सुननी जरूरी है ना पहले। मेरे ख्याल से जिस तरह हमने स्टार्ट किया था, और मेरे ख्याल से हम 10-15 रन शॉर्ट थे, और जिसके बाद जो हमने बॉलिंग में कमबैक किया और फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग थी। रौफ और दहानी को भी आप शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अगर उनके रन ना होते तो शायद ये मैच इतना नहीं बनता। डेफिनेटली जो टेल ने थोड़ा सा स्टेप अप किया और थोड़ा सा रन चिप इन किए तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने बैटिंग में भी किया और बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन हम फिनिश कर नहीं पाए। वो एक ओवर जो था लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो किस तरह से आप सोच रहे थे उसके बारे में? सोच यही रहे थे कि हम थोड़ा सा डीप लेके जा रहे थे गेम को, और हम यही चाह रहे थे कि लास्ट में 25 या 15 भी मिल जाते तो मे भी गेम चेंज हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उसने बॉलिंग की, लेकिन वो हार्दिक फिनिश अच्छा कर गया और अच्छा डेब्यू हुआ। नसीम शाह बहुत स्पिरिट है उनमें, डेफिनेटली यंग बॉलर है, और बिल्कुल शहीन की काफ़ी कमी महसूस हुई, लेकिन उसने आके जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह उसने अपना अग्रेशन दिखाया वो आउटस्टैंडिंग जी। ये कैच भी बड़ा ज़बरदस्त था दिनेश कार्तिक का। खैर बाबर आजम के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट थी। आप देखें कि अच्छी क्रिकेट खेलने से ऐसा होता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं, चाहे आप ये मैच हारे भी हैं, बट फीलिंग ड्रेसिंग रूम की माहौल ये होता है कि हमारे इतने इश्यूज़ के बावजूद हमने बड़ा अच्छा खेल खेला, अनफॉर्चुनेटली जीत ना सके। तौसीफ भाई देखिए, हाँ बिल्कुल जो बातें उसने की और नज़र आ रहा था, और जाहिर है इतना क्लोज जाके तो
मुसीबत उनकी आवाम पे भी बहुत आ गई थी कि भाई अब क्या होने वाला है। और जाहिर है इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम लोग यानी हमारी आवाम डेफिनेटली इतनी नाराज़ नहीं होगी, इसलिए कि हमने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन जो चीज़ें हम बैठ के यहाँ बात करते हैं ना, वो चीज़ें हम फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं। जो चीज़ नज़र आ रही है हमें, हम उसको देख रहे हैं। अगर हमें मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नज़र आ रहा है, अगर हमें जो बाहर बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर, जैसे मैं शान मसूद की बात कर लूं, कि अगर वो नहीं है और अगर वो बैठ जाए जाके, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और मिडिल ऑर्डर जो हमारा कमज़ोर है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी फास्ट बॉलिंग ने जो आज किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, बट लेकिन फिर भी हमें सिर्फ और सिर्फ शाहीन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो यंगस्टर ने अभी बॉलिंग की है ये बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो उस लिहाज से हमें अपना बैकअप को, और हम सबका यही एक वो है, और ख़ास तौर पे मैं क्रिकेटर जो हम हैं, हम इस कहते हैं कि हमें अपनी टीम से प्यार है, मोहब्बत है हमें अपनी टीम से। और जाहिर है कि हम अगर नहीं ये बात करेंगे तो कौन करेगा ये बात। हम वो पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती है, हम किसी के उसमें नहीं, जो चीज़ सामने, मैं भी वही बात कर रहा हूँ और जो ग्रेट प्लेयर है वो भी यही बात, ग्रेट से मुराद कि एक बड़ा प्लेयर है वो भी ये बात कर रहा है, तो मैं अगर गलत हूँ तो फिर तो वो भी गलत है। तो आई थिंक इन चीज़ों का हमें बैठ के सोचना पड़ेगा, आपके चेयरमैन को चीज़ों को देखना पड़ेगा और मिलके इसको ठीक करना पड़ेगा। टीम को बेहतर करना है, सेटअप जो हमारी चीजें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission. 5 विकेटों से भारत ने इस मैच में कामयाबी हासिल की, बट वी मीट अगेन ऑन 4 सितंबर बिकॉज ये फॉर्मेट इस तरह का है कि इसमें कम से कम पाकिस्तान के भारत से 2, और हो सकता है कि अगर हर चीज़ अच्छी रही तो 3 मैच भी पड़ सकते हैं, यानी फाइनल में हमारी मुलाकात फिर हो सकती है। तो तौसीफ भाई, अब इस मैच से हमने क्या हासिल किया, और आपको लगता है कि अब जब हम मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारी तरफ ज़्यादा होगा कि इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा? देखिए, एक चीज़ तो ज़ाहिर हुई कि हमने फाइट की है, और जिसको हम, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में कोई मुँह से नहीं कह पा रहा, वो जज्बात में या मुल्क के लिए हम कह देते हैं कि जी पाकिस्तान है। बट एक चीज़ जो नज़र आती है ना, वो सामने नज़र आ रही थी कि इंडिया की टीम हमसे बेटर है, और हर शोबे में नज़र आ रही थी, तो उन्होंने आज करके दे। बट जो हमने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई हमारा लग नहीं रहा था कि ऐसा रिप्लाई पाकिस्तान करेगा, और इतना ज़बरदस्त रिप्लाई किया कि आने वाले मैचों में अब कोई भी इजी नहीं लेगा। और ये जो स्क्वायर है ना पिच, ये कहीं ना कहीं रंग दिखाएगी, आप देखिएगा। ये तो अब इस पे और गेम होंगे और आप देखिएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड भी बन जाए, चाहे वो स्पिनर बना दे या फास्ट बॉलर। ये पिच तो वाकई फिर कहेंगे हम कि किसी ने बनवा दी, किसने बनवाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो है वो हम समझते हैं कि पाकिस्तान। नजीब, ये शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया और बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शाहिद साहब, क्या बात हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर ने क्या कहा? देखिए, आज बाबर ने जिस तरह कप्तानी एतमाद से की, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी पूरे एतमाद थे। उनका इस चीज से हम काफी सीखेंगे। हमने 15 से 20 रन कम बनाए, लेकिन हमने फाइट की, और 18वां ओवर उन्होंने बिल्कुल एडमिट किया कि बड़ा मेरे लिए मुश्किल फैसला था। मैं इसीलिए रिजवान से पूछा, शादाब से पूछा, नसीम ने खुद कहा कि हाँ मैं कराता हूँ और मैं 1 आध विकेट लेके दूंगा। तो ये अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव हैं। एशिया कप से जो भी कुछ सीखेगा पाकिस्तान, एशिया कप से जो भी ये लड़के सीखेंगे, वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप में काम आएगा। T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल काम आएगा। फिटनेस का सवाल शायद भाई हुआ क्या? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उसको क्रैम्प पड़े, बड़ा प्रेशर मैच था, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि नसीम शाह फिट हो जाएंगे। और मोहम्मद रिजवान को भी क्रैम्प आया था, और मोहम्मद रिजवान भी ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बाकी मैच में पूरी कीपिंग की है। ठीक है, तनवीर क्या कह रहे थे? नसीम शाह की मैं बात करूं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लड़का जो है वो पहला मैच खेल रहा है और 18वें ओवर में कप्तान से कह रहा है कि ये ओवर मैं करूंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो उनका बहुत अच्छा है। सपोर्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो इस किस्म के जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस का जो लेवल है बहुत अच्छा होता है, वो घबराते नहीं। और उन्होंने बोला कि
मैं ये करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट मैच में करना क्या है, नेक्स्ट मैच हमारा हांगकांग से है, उसमें करना ये है कि हमें कोई जबरदस्ती जरूरत नहीं है नसीम शाह को खिलाने की, आप रेस्ट करवाएं उसको। अगर प्रॉब्लम है आप हसनैन को लेके गए, आप हसनैन को खिलाएं, शाहनवाज दानी को भी मैच खिलाएं, हसनैन को भी खिलाएं और हारिस रऊफ को भी खिलाएं। हारिस रऊफ को भी चेक कर लें, अगर उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उनको भी रेस्ट करा दें। हसन अली जब गए हुए अब उनको खिलाएं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि हसन अली अगर हांगकांग के खिलाफ खेलते हैं, उन्होंने कहीं अच्छी बॉलिंग कर दी तो फिर आप दूसरों को छोड़ के फिर हसन अली के पीछे लग जाएंगे, ऐसा आपने नहीं करना। फिलहाल हसन अली ड्रॉप हुए थे, उनकी वापसी हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद अच्छी टीम के खिलाफ वही लड़का खेलेगा जो आज के मैच में खेला है। तो ये जो है एक थोड़ा सा नसीम शाह के बारे में उनको देख लें, कोई मसला नहीं होगा अगर हसनैन खेल जाएगा। शाहिद साहब ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपने एक लड़के के ऊपर बिला वजह का स्ट्रेस नहीं देना। अगर वो आज जैसे स्ट्रगल कर रहे थे, अब अगला मैच आपका हांगकांग से है तो आप तो आराम से उनको रेस्ट दे सकते हैं और किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। यकीनन उनको रेस्ट देना चाहिए। उन्होंने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ा प्रेशर गेम था, डेब्यू था नसीम शाह का T20 क्रिकेट में, लेकिन PSL का तजर्बा जो उनको है वो उनके काम आया है। लेकिन साथ ही साथ हसन अली भी गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं? गाना क्या गाना गा रहे हैं? रोक सको तो रोक लो, खेल के दिखाऊंगा, खेल के दिखाऊंगा, खेल के दिखाऊंगा। ये जो है ये शोएब मुझे बताए कि आप भी शायद आज चाह रहे थे कि हसन अली खेल लें। मैं तो इसलिए जा रहा था कि जब आप इतना एतमाद करके लेके गए तो फिर बड़ा गेम देना उसको, ताकि पता चले कि जी बड़े गेम में उसने कैसा परफॉर्म करना है। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जो आज के मैच के परफॉर्मर है फिर इनको लेकर जाइएगा, लेकिन ऐसा ना करिएगा कि लड़का हाफ फिट हो और आप उसको कहें कि यार तू पिछले मैच में हीरो था तो चल दूसरा मैच भी खेल ले। हांगकांग का मैच तो आप बेंच स्ट्रेंथ के साथ भी जाके जीत सकते हैं, उस बेंच स्ट्रेंथ के साथ जिसको आप कभी खिलाते ही नहीं है, लेकिन उसके साथ भी अगर जाएंगे तो आप जीत सकते हैं। तो इसलिए फैसला वो करना चाहिए। लेकिन साथ ही जो है वो नजीब, मुझे ये लग रहा है हांगकांग का मैच तो हो जाएगा, लेकिन जब हम दूसरे मरहले में जाएंगे तब ये इवेंट और ज्यादा टफ हो जाएगा। सारी टीमें जो हल्की टीमें कट जाएंगी, वहां पे आके फिर क्या होगा, फिर ग्राउंड तब्दील होगा। जब हम शारजा के ग्राउंड पे चले जाएंगे, छोटा ग्राउंड सीधा एकदम स्लेट विकेट होता है वहां पे, क्या वहां पे फास्ट बॉलर इफेक्टिव होंगे? और अगर वहां फास्ट बॉलर इफेक्टिव नहीं होंगे तो फिर हमारे स्पिनर्स कहां खड़े हैं? अच्छा शाहिद साहब, इसका भी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि शारजा में क्या तब्दीली होगी यहाँ से जब वहाँ पहुँचेगी। और दूसरा ये कि वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हर बार इस तरह के मैचेस नहीं होंगे, आपके मिडिल ऑर्डर को करना होगा और हर बार आपको बाबर रिजवान ये रन करके नहीं देंगे, आपने आगे बाकी प्लेयर से भी खेलना है। देखिए, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई पॉजिटिव्स होते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है एशिया की टीम है, एशिया कप है, लेकिन आपको अगले महीने ही वर्ल्ड कप खेलना है। यहाँ से आप सीख के जाएं। आपको एक चीज का पता चल गया कि बाबर आजम जब रन नहीं करेगा तो आपके मिडिल ऑर्डर को रन करने हैं। आज मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गई पाकिस्तान। आज भी एक चीज मैं जरूर कहूंगा जी कि सबसे पहले तो हम आगे की जब सोच रहे हैं और आगे के मैचों की भी सोच रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अब ज्यादा प्रैक्टिस जो है पीछे की गेंदों की करनी है। ऑस्ट्रेलिया में जाके पीछे की बोलेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट। अभी हल्की से हल्की टीम आपके ऊपर ये अब ये दूसरी बात ये कि आप ये सोच लें कि अफगानिस्तान आ रही है तो उसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी का नहीं हो सकता, अफगानिस्तान भी कुछ कर सकती है। नहीं, इसमें देखें, अगर हम बाउंसर्स की बात करते हैं ना, तो बैट्समैनों से ज्यादा मेरे ख्याल में जो हमारे बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनको भी इस चीज के ऊपर जरूर जोर डालना चाहिए कि भाई पीछे की बॉल पे आप इस तरीके से क्यों आउट हो रहे, जरूर उनके ऊपर काम कर रहे होंगे। अगर वो खुद हल्के हैं तो फिर नहीं, तो अगर वो खुद हल्के हैं तो फिर फायदा नहीं है ना। मतलब आपके सारे के वो थे हल्के क्या पीछे की बॉल पे? नजीब, एक सवाल जो है मैं तोसीफ भाई से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। तोसीफ भाई, शादाब खान आपका वाइस कप्तान है क्योंकि आप समझते हैं कि बहुत अहम खिलाड़ी है, स्पिनर और आपके लिए वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए। आज बेशक वो इकोनॉमिकल रहे कि 4 में 19 दिए, लेकिन अगर आपका मेन बॉलर आपको आउट नहीं करके देगा तो फिर आप जब आगे जाके ये कंपटीशन भी टफ होगा और वर्ल्ड कप तो फिर बहुत ही नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। कैसे हम जीत पाएंगे? एक ऐसे खिलाड़ी को हमने वाइस कप्तान बनाया हुआ है जिससे कि जो प्राइम जॉब है वो कर ही नहीं पा रहा। ये एक सीरियस कंसर्न नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क तो है, और ये अब से नहीं पहले से है, क्योंकि उन्होंने बीच में जो है वो ज़्यादा बैटिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया था, जबकि हम बार बार बैठ के किसी जगह पे कह रहे थे कि हमें आपकी बॉलिंग की ज़रूरत है, बॉलिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा है आप बॉलिंग।
अगर वो 4 नंबर जाते थे, सारा टाइम आपने 4 खिलाया, आज उन्हें उठा के आपने पीछे फेंक दिया। छोटी टीमों हांगकांग में वो जो भी था, मतलब ये कि फिर आप उनको उधर ही रख लो ना। फिर अगर ये सोच रहे हो आप तो 4 नंबर पे तौसीफ भाई कौन जाते थे? शादाब गए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतने मैचेस में थोड़ी नहीं, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ उसको ट्राई करते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम तारीफें कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं एफर्ट को, हमें यहाँ थोड़ी सी बात इस चीज की भी करनी है कि जो हम सिलेक्शन करते हैं, एक तो हमारी रोटेशनल पॉलिसी पे हमको बहुत काम करना पड़ेगा। आप अपनी बेंच को ट्राई नहीं करते तो इस सिचुएशन में आपको पता ही नहीं होता कि अगर इंजरी हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई बाहर हो जाए तो आपने खिलाना किसको है। दूसरी बात ये कि आप अपनी पसंद नापसंद पे अगर लड़के को खिला रहे हैं कि इसकी जगह हम किसी और को ले जाएंगे तो बाद में इसका क्या होगा, और इसकी जगह कोई और परफॉर्म कर गया तो वो फिर अपनी जगह खो देगा। ये वाली चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा नजीब, एक बात है, आपने क्या दूसरी कंट्री में कभी भी आपने नहीं देखा कि कितने प्लेयर्स आपने देखे होंगे वो जो नीचे से ऊपर आके खेले हैं, ठीक है? कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो, जिस तरह हम फखर जमान की बात करते हैं, इनको ऊपर से नीचे लाने की, एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी, वो फेल हुआ, ठीक है? अभी हमारी जो सिचुएशन ये है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ओपनर उसके बाद नहीं है। मुझे ये बताओ कि शान मसूद, ठीक है मैं मानता हूं कि शान मसूद एज अ ओपनर, लेकिन उस बंदे ने आपको T20 क्रिकेट में भी परफॉर्म करके दिखाया है, पाकिस्तान की क्रिकेट में भी और बाहर की क्रिकेट में भी, ठीक है? अगर वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों बार बार शोएब मलिक की बात करते हैं या उसको लाने की कोशिश करते हैं? ठीक है, आपके पास शान मसूद, आपके पास कामरान गुलाम इतना अच्छा परफॉर्म करता है आपके पास, कामरान गुलाम क्यों इन लड़कों के लिए नहीं देखते? इस पे जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से जब मेरी बात हुई, सुने उन्होंने जो जवाब दिया था मैं वो बता रहा हूँ, फिर उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। उनका जवाब ये था कि मैंने PSL में इनको ये बात कही थी कि आप नीचे जाके खेलें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप नीचे कैसा खेल सकते हैं, आप ऊपर तो खेल ही सकते हैं, तो आप नीचे। आपने शान मसूद की बात की तो मैं शान मसूद का जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप नीचे जाके खेल सकते हैं तो आप PSL में हमको दिखा दें कि आप नीचे भी उसी तरह से परफॉर्म करते हैं, तो हम आपको नीचे खिला लेंगे। अच्छा नजीब साहब, एक और चीज एक्सपोज हो रही है वक्त के साथ साथ, छोटी टीमों वाली बात मैं बार बार करता हूँ, लोगों को शायद अजीब लगती है। छोटी टीमों के खिलाफ आप जीत के आपने एक जो है ना अपना मोमेंटम सा बना लिया कि बस आप तो आप अनबीटेबल हैं। देखिए एक इंडिया वाली जीत बड़ी जीत थी, लेकिन देखिए ना फखर जो रेगुलर ओपनर है, आपने उसको जबरदस्ती वन डाउन पोजीशन पे जो है ना वो भेज दिया। रिजवान को आपने खिला के उसको ओपनर जो है वो करवा दिया, छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करवा के। आज के मैच को भी अगर देख लें तो उसका 168 का स्ट्राइक रेट था, ठीक है? 6 बॉलें उसने खेली, 10 रन बनाए। अगर वो ऊपर आके खेलता तो फिर आप समझ सकते हैं कि फखर कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं। जब जबरदस्ती आप खिलाड़ियों को नीचे से ऊपर भेजते हैं, ऊपर से नीचे भेजते हैं, तो इसकी लेकिन ये देखिए एक बात कर लूं फिर मैं नहीं। देखिए शोएब, 2 चीजें नहीं हो सकती ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर नाकाम होता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो टाइम ले रहा है खेलने के लिए। अगर वो भी नहीं करता ये रन तो फिर करता कौन? यार ये तो कोई बात ही नहीं कि वो भी ना करता तो करता कौन। मसला ये है कि उसने प्रेशर बिल्ड कर दिया। जब इतनी डॉट बॉलें हुई तो बाकी आने वाले सारे, आप ये कह रहे हैं कि पीछे की बॉलों पे हमारे बैट्समैन जो है वो हल्के हैं। मैं ये समझता हूं कि उनको स्कोर बोर्ड चलाना था तो वो पीछे वाले पे रिस्क ले रहे थे कि इसमें मैं छक्का मार दूंगा, नहीं लग सके छक्के क्योंकि उनको इतना मौके नहीं मिलते छक्के मारने के, तो इस वजह से ये पकड़े गए। मैं अभी भी ये कहूंगा रेगुलर जो चीजें होती हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। तनवीर क्या कह रहे हैं? देखें बात सुने, आपके पास 2 ओपनर हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप फखर जमान से बैटिंग करवा रहे हैं, ठीक है? अगर सर्किल में बाबर या ये रिजवान आउट हो गया तो तीसरे पे कौन आएगा? फखर आएगा। हम तीसरे पे इस वजह से फखर का सोचते हैं कि क्योंकि जी ये नए बॉल से खेलता रहा है, इसको आइडिया, ठीक है? उसके बाद जब सर्किल खत्म होगा तो फिर फखर जमान क्या करेगा? फखर जमान जब अगर सर्किल में बेहतर खेल गया तो उसके बाद वो मार दाड़ करके रन्स कर गया तो कर गया, वरना उसकी कोई पोजीशन नहीं है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर आप शान मसूद को तीसरे नंबर पे तो खिला सकते हैं। PSL के अंदर कितनी इनिंग्स ऐसी हैं, वो एज अ ओपनर खेला, उसके बाद मैच लेके चला है पूरा, वो सर्किल के बाद भी पूरा मैच लेके चला है। इसका मतलब ये है कि वो सेंसिबल खेल सकता है, वो सर्किल के बाद बैटिंग कर सकता है, उसके बाद शॉट्स हैं। फखर जमान के पास शॉट्स नहीं है, इसीलिए फखर जमान स्ट्रगल कर रहा है। तो फखर जमान को हम जबरदस्ती टीम के साथ लेके चल रहे हैं। मुझे तो साफ नजर आता है कि आप जबरदस्ती वनडे में भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, T20 में भी। तो अब देखें सुने, आप शान मसूद को तीसरे नंबर पे खिलाएं, ठीक है? वो दोनों ओपनर है। उसके बाद आप इनके साथ इसको कामरान गुलाम को भी टीम में रखें, वो भी चौथे 5वें नंबर पे ऐसा प्लेयर है, वो आपको लेके चल सकता है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब
हमें ये सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है कि ओपनर के बाद कोई ऐसा नंबर का प्लेयर नहीं है, 31 नंबर का भी, जो मैच को लेके चले। अगर आप शान को रखते हैं वो आपको मैच लेके चलेगा और उससे हमें फायदा भी होगा। जिस लड़के की जो फॉर्म चल रही है तो वो क्या, अब सूर्य कुमार यादव जो है, क्या वो ओपन नहीं करता? क्या वो तीसरे चौथे नंबर पे नहीं आया? के राहुल आपके सामने ओपनर भी आया, तीसरे चौथे नंबर पे भी आया, ठीक है। उनके पास ऑप्शन है, ओपनर हो या तीसरे नंबर का प्लेयर हो, ये इक्वल है दोनों। आप मत ये सोचें कि शान मसूद ओपन करता तो बस इसको ओपनर ही कराना है। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं हो रही ना, अभी तो बात हो रही थी चौथे नंबर। सुने ना मेरी बात सुने ना, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास दोनों ओपनर्स के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो लेके चले। दैट आई एग्री विद यू। जमान को हटा के शान मसूद को तीसरे पे ले, खुशदिल और इफ्तिखार और आसिफ अली, इन तीनों का किरदार भी आपको डिस्कस करना चाहिए। किरदार है हो तो डिस्कस करें ना। रोल क्या है टीम में क्यों? मुझे तो अब तक नहीं समझ में आ रहा कि रोल क्या है। रोल निभा सकते हैं, जो कर सकते हैं। आजम खान को देख लें, आजम खान हर 5वां चौथा मैच आपको जितवा रहा होता है। अब लोग उसके मोटापे पे चले जाते हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आपके माजी में भी खेलते रहे, फिटनेस को इतने फिटनेस का यार, लेकिन हर चौथा 5वां मैच वो एक ही प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, डोमेस्टिक। अगर वो हर चौथा 5वां मैच आपको डोमेस्टिक में खिला रहा है तो फिर आप क्यों नहीं उसको लेके जा रहे? ये कोई तय तो नहीं है कि आसिफ अली को ही लेके जाना है, चाहे वो जितवाए चाहे वो ना जितवाए। आसिफ अली आपके साथ देखिए पहले तौसीफ भाई से ले लें। तौसीफ भाई काफी देर से खामोश हैं और सुन रहे हैं ये सारी बातें। तौसीफ भाई ये बोलेंगे क्या पहले ये सब कुछ होता? ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं इस पे हम बहुत बात करते हैं और लेकिन एक ही चीज सामने नजर आ रही है, आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते ही नहीं कि आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा हो, आपकी और चीजें अच्छी हो, आप चाहते नहीं। वरना क्या वजह है? आप बताइए ना, जो लोग रन्स कर रहे हैं, कोई आप जिनके भी नाम ले रहे हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है ना। और चाहते कैसे नहीं है कि आप जो पीछे आपके टूर हुए हैं, जो आपकी टीमें गई हैं, आपने हल्के से हल्के टीम के खिलाफ किसी को आजमाया नहीं। आप उठा के इसी इंडिया को ले लीजिए, अभी जिम्बाब्वे गई थी, उसमें नए प्लेयर्स गए थे। तो आप तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका एंड ये है कि आप कोशिश नहीं कर रहे, और जब आप कोशिश नहीं कर रहे तो इस तरह ही चलता रहेगा सिलसिला। हाँ, ये एक तो हमें ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझनी है और इस पे हमें टाइम एंड अगेन बात भी करनी है कि ओनली स्ट्राइक रेट इज नथिंग इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग। आपका एवरेज अच्छा नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो स्ट्राइक रेट का, खाली स्ट्राइक रेट का क्या करना है? स्ट्राइक रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट खाली स्ट्राइक रेट का क्या करना है? आज फखर जमान नहीं चले, उनका स्ट्राइक रेट 166 का है, क्योंकि जितना वो खेले, स्ट्राइक रेट कितना था? 260 अगले मैच में। हाँ, तो ये विदाउट एवरेज, विदाउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, खाली स्ट्राइक रेट का क्या करना है? देखिए नजीब, देखिए बात ये है कि हम फिर वही बात करेंगे। अब मुझे इसी बताएं, हमारी सिलेक्शन पीएसएल से होती है, पीएसएल में जो कुछ कर दे हम उसको पाकिस्तान टीम में ले लेते हैं। अनवर अली कितने अरसे से परफॉर्म कर रहा था, वो वाहिद ऐसा प्लेयर था जो आप कोयटा ग्लैडिएटर से बॉलिंग भी करके देता था और नीचे के नंबर्स पे आपको परफॉर्म भी करके देता था और कितने मैचेस भी जितवाए। उसके बाद हुसैन तलत आपके सामने है, वो डोमेस्टिक के हर फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करके देता है, वो बॉलिंग भी कर लेता है, वो बैटिंग भी इतनी अच्छी करता है। हम क्यों इन लोगों की तरफ नहीं देखते? तो इससे ये मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, चले आप समझते हैं कि अनवर अली का टाइम निकल गया होगा, ठीक है, लेकिन हुसैन तलत आपके सामने है, आप क्यों नहीं इन लोगों को सिलेक्ट करते? जब अनवर अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, जो मैच जितवाया था साउथ अफ्रीका में, आई थिंक, तो उसके बाद वो आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर आ गया था, आप उसको लेके चलते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पसंद नापसंद ये यहाँ पे चलती है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो टीम में खेल जाते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी फिटनेस नहीं होती, पूरा पाकिस्तान लगा हुआ होता है उनको पीछे खिलाने के लिए। तो दोस्ती यारी, सलाम दुआ, ये हर जगह पे है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो भाई इन चीजों को मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आज जो अब जो तौसीफ भाई कह रहे हैं ना कि हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तौसीफ भाई, आपकी क्रिकेट खत्म हुई, आप भी उस टाइम से बोलते रहे, हमारी क्रिकेट, आपके बाद से लोगों की क्रिकेट खत्म हुई, वो भी अभी तक बोल रहे थे, उनका काम खत्म हुआ, हमारा टाइम शुरू हुआ, हम भी ये बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, हमारे आने वाले बाद भी यही कुछ करेंगे, क्योंकि ये वी आर गोइंग इन सर्कल्स। तौसीफ भाई ने जो बात की है ना, करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ना करना चाहिए तो आप उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार मौका देते रहेंगे। वही अभी जो शोएब ने भी बात की कि हमें फैसला करना है, फैसला कैसे करेंगे? सब दोस्त यार है ना, वही आसिफ अली, वही सुने मेरी बात सुने ना, सब दोस्त यार लेकर तो आए सब। देखें बात सुने, बात समझनी चाहिए हमारे लोगों को। देखिए क्रिकेट बोर्ड से इधर उधर सब पूरा आप सर्कल घुमा ले, सब दोस्त यार हैं, सब दोस्त यार, या हमारी तरह हो जाए सीधा फायरिंग। नजीब आपको एक जॉब सुनाऊंगा, फिर जाहिर आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जॉब ये है कि हम सिलेक्शन कमेटी कहते हैं, जबकि है नहीं। अब दूसरी बात ये है कि कोई 2 या 3 गैर मुल्की कोचेज भी सेटअप में आ रहे हैं जो हमें अभी तक इत्तलात हैं कायदन ट्रॉफी के। तो आपने जो लास्ट टाइम अनाउंस किया हुआ है वो ये किया है कि जो रीजन का हेड कोच होगा वो सिलेक्टर होगा। तो ये 2-3 जो फॉरनर कोचेज आ रहे हैं, अब आपकी सिलेक्शन जो है वो फॉरनर आके क्या करेंगे? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे आप बता ही नहीं रहे। हमें ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड कौन पिक करेगा, एशिया कप का स्क्वाड किसने पिक किया है? यहाँ तो आप बताएं आके कि जी ठीक है जी ये बाबर आजम और मोहम्मद वसीम इन दो ने किया सिर्फ, ठीक है। क्यों हमें बताया जाए सिलेक्शन कमेटी? सच बताएं ना कि सिलेक्शन कमेटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है, कोई लास्ट मीटिंग हुई है तो मुझे जरूर बताएं। मैंने जो रीजनल हेड कोच पे बात की है वो तो कहते हैं हमें पता भी नहीं। ठीक है, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद, शोएब जट और शाहिद हाशमी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप ट्रांसमिशन में आज पूरा दिन हमारे साथ रहे। कल इंशाअल्लाह आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।